नमस्कार, आप सभी लोगों का सरकारी सेवा योजना चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संवाद करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती पे जो स्थानीय स्तर पे बस्ती जिले से निकली हुई है और ये भर्ती आउटसोर्सिंग की भर्ती है। ये भर्ती डूडा से निकली हुई है, मतलब जो इसके नियोक्ता हैं, नियुक्ति प्राधिकारी हैं, वो डूडा है। डूडा कहते हैं जिला नगरीय विकास अभिकरण को। डूडा वास्तव में शॉर्ट फॉर्म है DUDA, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिंदी में जिला विकास नगरीय अभिकरण कहा जाता है और इसी के अंतर्गत शहरी आजीविका केंद्र संचालित होता है। तो शहरी आजीविका केंद्र में एक भर्ती आई हुई है और ये जो भर्ती है ये 4 पार्ट में है। जैसे पहला पद जो है वो केस वर्कर का है, दूसरा पद जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का है और तीसरा पद है काउंसलर का, इसको साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और चौथा पद है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि केस वर्कर जो है इसमें कितने पद हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी उम्र मांगी गई है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के दिमाग में पहला सवाल यही होता है कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी योग्यता क्या है, या उसमें पद कितने हैं, या उसमें उम्र कितनी मांगी गई है। ये बेसिक सवाल होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब पहले फॉर्म भरने के लिए तत्पर होता है तो ये बेसिक सवाल उसके दिमाग में आते हैं कि जो हम फॉर्म भरने जा रहे हैं वो किस विभाग से निकला है, उसमें योग्यता क्या मांगी गई है, उसमें उम्र क्या मांगी गई है, उसमें और अन्य रिक्वायरमेंट क्या है, वेतन कितना है। ये प्राथमिक सवाल होते हैं। तो पहले हम प्राथमिक सवालों पे ही ध्यान दें कि पहला पद जो है वो केस वर्कर का है और केस वर्कर में 4 पद हैं। इसमें उम्र जो मांगी गई है वो 20 से 40 वर्ष मांगी गई है। वेतन इसमें 15,500 रुपया है। इसी प्रकार से दूसरे पद जो है वो चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर। इसमें 4 पद हैं। इसमें योग्यता स्नातक मांगी गई है। इसमें उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वेतन इसमें 16,000 रुपया है। इसी प्रकार से तीसरे टाइप का पद है, उसका नाम है काउंसलर, या इसको साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसमें योग्यता मांगी गई है स्नातक, परास्नातक हो, या BSW हो, या MSW हो, या BA सोशियोलॉजी हो, यानी स्नातक में आपका एक विषय समाजशास्त्र के रूप में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है ये BSW क्या है। तो BSW एक कोर्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और इसी तरीके से जब आप BSW कर लेते हैं तो उसके बाद एक कोर्स होता है MSW। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क। यानी स्नातक में अगर आपके समाज कार्य हैं या स्नातक में समाज शास्त्र आपने लिया था तो आप काउंसलर का या साइकोलॉजिस्ट का पद आवेदित कर सकते हैं। पद भरने के लिए आप अर्ह हैं, पात्र हैं। इसी प्रकार से चौथे टाइप का जो पद है उसका नाम है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में पद संख्या 1 है। उम्र इसमें 23 से 40 वर्ष मांगी गई है और योग्यता इसमें स्नातक है या परास्नातक हो, या आपने लॉ किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसमें वेतन जो है वो 26,000 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चारों पद में क्वालिफिकेशन अलग अलग है और इसमें वेतन भी अलग अलग है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं केस वर्कर का जो वेतन है वो 15,500 रुपया है। इसी प्रकार से चाइल्ड लाइन हेल्प सुपरवाइजर का जो पद है इसमें वेतन 16,000 रुपया है। फिर काउंसलर का जो पद है इसमें वेतन 18,700 रुपया है। और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जो वेतन है वो 26,000 रुपए है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, अलग अलग पद के, और अलग अलग इसमें पद संख्या है। तो अगर टोटल ध्यान दिया जाए तो चारों पद मिला के 10 पद खाली हैं। पहले केस वर्कर में 4 पद हैं और दूसरे में भी 4 पद हैं, तीसरे में यानी काउंसलर के 1 पद हैं और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के भी 1 पद हैं। जैसा कि हम अन्य वीडियो में भी ये जिक्र कर चुके हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है सेवायोजन डिपार्टमेंट की, वो ये होती है कि वो एक पद के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए ज्यादा पद हैं, 1 से ऊपर पद हैं, तो 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान अगर आपके अभिलेख सही पाए गए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर पहले पद में केस वर्कर में 4 पद है, तो जाहिर सी बात है कि 3 गुना लोगों को जब बुलाया जाएगा तो इसमें 12 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 12 लोगों को बुलाया जाएगा। 12 में से 8 की छंटाई होगी, उसी 12 में से 4 को रखा जाएगा, यानी 4 पद के सापेक्ष 12 लोग बुलाए जाएंगे। उसी तरीके से जो दूसरा पद है ये चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का, इसमें भी 4 पद है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी 12 लोग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अगर आपके कागजात सही पाए जाते हैं तो साक्षात्कार में 4 लोगों को ही सफल किया जाएगा, यानी 12 में से 4 की ही नियुक्ति होनी है, बुलाए जाएंगे 12। इसी प्रकार से पद संख्या, ये जो काउंसलर हैं इनमें पद संख्या 1 है, तो 1 पद के सापेक्ष 5 लोग बुलाए जाएंगे। 5 में से 4 को अनफिट किया जाएगा और 1 को रखा जाएगा, यानी कहीं अगर 1 पद है तो वहां 5 लोग बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसी प्रकार से चौथे में भी हम देखते हैं कि अगर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में 1 ही पद है तो इसमें भी 5 लोग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किन लोगों को बुलाया जाता है। तो ये गवर्नमेंट की एक रैंडम प्रथा है, रैंडम प्रक्रिया है, जिसको सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश रैंडमली तरीके से अपने कंप्यूटर के माध्यम से छटाई करता है। उस छटाई के दौरान जो लोग शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसका कोई मानक नहीं होता है, रैंडम प्रक्रिया आप इसी तरीके से समझिए जैसे किसी डिब्बे में कई लोगों के नाम लिखे हुए पर्चियां डाल दी जाएं और किसी थर्ड व्यक्ति से कहा जाए कि इसमें से आप 12 पर्ची निकाल दीजिए, तो 12 पर्ची को कौन सा व्यक्ति हाथ डाल के निकालेगा 12 पर्ची में से, उसके हाथ में कौन से 12 पर्ची आएंगे उसको खुद ही नहीं पता है कि किसका नाम आएगा। बस यही प्रक्रिया सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश की रैंडम प्रक्रिया के थ्रू 12 लोगों को बुलाया जाएगा 4 पद के सापेक्ष। तो ये जो रैंडम प्रक्रिया है वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी परमानेंट वैकेंसीज आती हैं उसमें जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको जो है लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें रैंडम प्रक्रिया नहीं अख्तियार किया जाता है। लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है, चाहे वो डूडा के माध्यम से भरी जाए, चाहे वो सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से भरी जाए, इसमें रैंडम प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को यानी 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाता है। ये वास्तव में प्रक्रिया सही नहीं है। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हों तो आप लोग हमारे साथ आवाज बुलंद करिएगा, जिससे इन बातों को हम लोग शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें कि ये प्रथा अच्छी नहीं है। जितने लोग फॉर्म भरें सबको बुलाया जाए, ये प्रथा होनी चाहिए। सिलेक्शन किसी का भी हो इससे मतलब नहीं है, जो उपयुक्त हो, जो हर है, जो योग्यताधारी है, जो उसका पात्र है, वो उसको भरा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलाया जाए सबको, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। जैसे
अगर हम प्रक्रिया के बारे में समझ लिए, क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लिए, तो अब ये भी जानना चाहिए कि हमें काम क्या करना होगा। मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है, तो हमें काम क्या करना होगा, ये भी प्रश्न दिमाग में उठता है कि हमारी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि काम जो है आपको चाइल्ड लाइन के साथ करना है। चाइल्ड लाइन जो होती है ये बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर बनाई गई एक संस्था होती है, जो वास्तव में ये यूनिट होती है, DCPU यूनिट, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उसको हिंदी में कहा जाता है जिला बाल संरक्षण इकाई। जिला बाल संरक्षण इकाई जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से संबंधित एक यूनिट होती है। उसी के अंतर्गत, उसी के मार्गदर्शन में चाइल्ड हेल्पलाइन काम करती है और आपको चाइल्ड लाइन के साथ ही काम करना है। तो जैसे मान लीजिए पहला जो पद है वो केस वर्कर का है, तो केस वर्कर का काम होगा कि जो भी चाइल्ड लाइन में बच्चे आते हैं, चाइल्ड लाइन में वास्तव में वही बच्चे आते हैं जो निराश्रित होते हैं या लावारिस होते हैं, जिनका देखरेख कोई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, उन्हीं बच्चों को चाइल्ड लाइन टेकअप करती है। तो उन्हीं बच्चों का आपको केस फाइलिंग करनी होगी, मतलब उनके अभिलेख बनाने होंगे। फिर DCPU के साथ जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हुए उनके साथ आप समन्वय स्थापित करेंगे और बच्चे के कल्याण के लिए अभिलेख तैयार करेंगे। जो आपको मदद करने वाले कितने लोग होंगे, ये काउंसलर भी होंगे जो आपकी मदद करेंगे, यानी केस वर्कर की मदद करेंगे। फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी मदद करेंगे। चाइल्ड लाइन के जो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर होते हैं वो भी मदद करेंगे। यानी ये पूरी एक यूनिट होती है जो समन्वय भाव से काम करती है। अगर आप कहीं मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में बच्चों के साथ काम करना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, और विशेषकर उन छोटे बच्चों के साथ जिनके अभिभावक नहीं हैं। वो बच्चे जो लावारिस हैं, जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं और उनको चाइल्ड लाइन ने टेकअप किया है, हैंडल किया है, उनके साथ काम करना वास्तव में बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आपने किसी NGO वगैरह के साथ काम किया है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जो NGOs हैं वो चाइल्ड लाइन से बहुत भली भांति से परिचित रहते हैं। तो अगर आपको कोई विशेष परेशानी हो काम करने में तो आप किसी NGO के वर्कर से भी मदद ले सकते हैं। वास्तव में चाइल्ड लाइन जो होती है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास पे काम करती है। पहला काम तो उसका ये होता है कि उस बच्चे को संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो गया है, उसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो पहला काम चाइल्ड लाइन का ये होता है कि बच्चे को टैकल करके और उसके संरक्षण के लिए प्रयास करना। अगर आपको ये चीजें बेहतर लगी हों तो आप इनको शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई 2024 है, यानी 4 जुलाई 2024 के पहले आप आवेदन कर दीजिए, क्योंकि सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश की साइट बहुत ही खराब चलती है। इसलिए आप पहले से प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ज्यादातर देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी साइबर कैफे में अपना फॉर्म भराने जाते हैं और वहां का साइबर कैफे संचालक पूछता है कि आपका सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो पहले तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो उनको अगर वो बताते हैं कि भाई सेवा योजना विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका कहते हैं कि हाँ कुछ दिन पहले हमने कराया था। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा आपके पास ID पासवर्ड है, तो वो बहुत तेजी से चौंकते हैं। ID पासवर्ड? कैसा ID पासवर्ड? उनको लगता है कि व्यक्ति ने क्या मांग लिया। वास्तव में आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश का, एक्सटेंड हासिल करते हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन के पश्चात ID और पासवर्ड दिया जाता है। वो ID और पासवर्ड आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि उसी ID पासवर्ड से आप सारे फॉर्म भरेंगे। अगर आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता है।
मान लीजिए अगर आपको आईडी पता है तो पासवर्ड तो पता किया जा सकता है, आपके नंबर से या आपके आईडी से फॉरगेट करके हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में आपका पासवर्ड क्या है। लेकिन अगर आपको आईडी ही नहीं पता है तो पासवर्ड ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन अगर आप कराए हैं या कराने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश का, तो उसकी आईडी और पासवर्ड पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उसी से ही सारे फॉर्म भरे जाएंगे। धन्यवाद।